दुनिया के मैप पर अगर आप यूरोप को देखें तो आपको एक ऐसा देश तुरंत नजर आएगा जो सिर्फ अपनी कल्चर या हिस्ट्री की वजह से नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से बहुत पावरफुल है। ये देश है फ्रांस। फ्रांस एक ब्रिज की तरह काम करता है नॉर्थन यूरोप, साउथर्न यूरोप और अटलांटिक ओशियन के बीच। ये एक कनेक्टिंग पॉइंट की तरह है इनके लिए, जो इनको आपस में जोड़ता है। फ्रांस की जियोपॉलिटिक्स वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले हमें उसकी जियोग्राफी को समझना पड़ेगा। फ्रांस की लोकेशन उसे एक नेचुरल एडवांटेज देती है। उसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है जो उसे ग्लोबल ट्रेड रूट से कनेक्ट करता है। साउथ में मेडिटेरियन सी, जहां से उसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। और नॉर्थ ईस्ट में ये जर्मनी जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मतलब फ्रांस सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि यूरोप के अंदर एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड्स है, जहां से ट्रेड, मिलिट्री मूवमेंट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सब कुछ फ्लो होता है। इसी जियोग्राफी ने फ्रांस को हिस्ट्री में एक मेजर पावर बनाया। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान फ्रांस यूरोप की सबसे डोमिनेंट पावर में से एक थी। किंग्स जैसे लुइस 14 ने फ्रांस को एक सेंट्रलाइज और स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया। उस वक्त फ्रांस की मिलिट्री और इकोनॉमी दोनों स्ट्रॉन्ग थी और वो यूरोप की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन फ्रांस की जियोपॉलिटिक्स को सबसे ज्यादा शेप दिया उसके कॉन्फ्लिक्ट्स ने। यूरोप में पावर बैलेंस के लिए फ्रांस का क्लैश बार बार जर्मनी के साथ हुआ। ये राइवलरी अपने पीक पर पहुंची फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। दोनों वॉर्स में फ्रांस बैटलफील्ड बना, मतलब उसकी जियोग्राफी ने उसे फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांस को नाजी जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन वॉर के बाद फ्रांस ने अपने आप को फिर से रीबिल्ड किया और यहीं से फ्रांस का एक नया फेज शुरू हुआ, जहां फ्रांस सिर्फ एक यूरोपियन पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल प्लेयर बनने की तरफ बढ़ता है। फ्रांस के पास एक और मेजर एडवांटेज था, उसका कॉलोनियल एम्पायर। एक टाइम पर फ्रांस की कॉलोनीज अफ्रीका, एशिया और अमेरिका तक फैली थी, जिसके चलते उसे रिसोर्सेज, मैन पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस मिला। आज भी इसका इम्पैक्ट अफ्रीका में दिखाई देता है। उसका अफ्रीका के कई देशों के साथ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशन है। वॉर के बाद यूरोप ने एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, कोऑपरेशन का। इसी कोऑपरेशन से जन्म हुआ यूरोपियन यूनियन का। फ्रांस इस यूनियन के फंडिंग मेंबर्स में से एक था। मतलब यही कि फ्रांस ने सिर्फ अपनी पावर को मेंटेन नहीं किया बल्कि यूरोप के फ्यूचर को शेप करने में भी लीड रोल प्ले किया। आज फ्रांस यूरोप की सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में से एक है। ये सिर्फ इकोनॉमी या मिलिट्री की वजह से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की वजह से भी इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस की परमानेंट सीट है, जो इसे ग्लोबल लेवल पर डिसीजन मेकिंग पावर देता है। ये सब फैक्टर मिलकर फ्रांस को एक यूनिक पोजीशन देते हैं। एक ऐसा देश जो यूरोप का हिस्सा भी है लेकिन ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी रखता है। एक ऐसी कंट्री जो हिस्ट्री में बैटलफील्ड रहा लेकिन आज डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी का सेंटर बना हुआ है। फ्रांस की जियोपॉलिटिक्स की कहानी सिर्फ बॉर्डर्स या वॉर्स की कहानी नहीं है, ये पावर, सर्वाइवल और एडेप्टेशन की कहानी है। कैसे एक नेशन ने अपनी जियोग्राफी को एडवांटेज में कन्वर्ट किया, अपनी हिस्ट्री के चैलेंजेस को ओवरकम किया और आज भी वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बनाए रखी है। फ्रांस की ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि फ्रांस की रियल पावर अभी और भी लेयर्स में छुपी हुई है। अगर जियोपॉलिटिक्स को एक गेम माना जाए तो उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, पावर और रीच। और फ्रांस के पास दोनों हैं। ये सिर्फ एक कल्चरल या इकोनॉमिक पावर नहीं है बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्टेट भी है जो ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रेजेंस मेंटेन करता है। फ्रांस की मिलिट्री स्ट्रेंथ का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है उसका न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। फ्रांस दुनिया के उन कुछ देशों में से है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इस कैपेबिलिटी को फ्रांस फोर्स द डिफ्यूजन के नाम से डिस्क्राइब करता है, यानी डिटरेंस फोर्स। सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि फ्रांस अपने एनिमीज को ये सिग्नल देता है कि अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो रिस्पॉन्स इतना पावरफुल होगा कि अटैकर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। फ्रांस का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था, जब उसे लगा कि वो किसी पावर पर डिपेंड नहीं रहेगा। इसी इंडिपेंडेंट अप्रोच की वजह से फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को नाटो से अलग रखा ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। आज भी फ्रांस का न्यूक्लियर आर्सेनल उसकी सोवरेनिटी का एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। फ्रांस दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसकी रियल स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी नंबर्स में नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में छुपी हुई है।
फ्रांस का इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग है। एरोस्पेस, डिफेंस, लग्जरी गुड्स, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सब सेक्टर में इसका प्रेजेंस है। यही डाइवर्सिफिकेशन फ्रांस को स्टेबल बनाता है, क्योंकि वो किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम फ्रांस की मिलिट्री की बात करें तो फ्रांस के पास एक मॉडर्न और वेल इक्विप्ड आर्मी है। लैंड फोर्सेस, नेवी और एयर फोर्सेस तीनों ही एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं। फ्रांस के नेवी को खास करके सबसे पावरफुल माना जाता है, क्योंकि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो उसे वर्ल्ड के किसी भी रीजन में क्विकली डिप्लॉय होने के लिए कैपेबिलिटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबल स्केल पर भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है, वो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स तक ही लिमिटेड नहीं है। फ्रांस का रोल नाटो में भी काफी इंटरेस्टिंग है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज एक दूसरे की सिक्योरिटी गारंटी करते हैं और फ्रांस इसका इम्पोर्टेंट मेंबर है, लेकिन उसने हिस्टोरिकली अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन रखा हुआ है। मतलब ये है कि वो अलायंस का हिस्सा तो है, लेकिन ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता। वो अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन खुद लेता है। फ्रांस ने कई इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है, खास करके अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में। ये इंटरवेंशन सिर्फ सिक्योरिटी तक सीमित नहीं होते, ये एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए भी होते हैं। अफ्रीका में फ्रांस का रोल स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ के कई देश हिस्टोरिकली फ्रांस की कॉलोनीज रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी फ्रांस उन रीजन्स में अपनी मिलिट्री बेसिस मेंटेन करता है और वहाँ एंटी टेरर ऑपरेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। ये सब देख करके एक बात तो क्लियर होती है, वो ये कि फ्रांस सिर्फ डिफेंसिव पावर नहीं है, बल्कि एक प्रोटेक्टिव ग्लोबल प्लेयर भी है। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली एक्शन भी लेता है। फ्रांस की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फ्रांस अपने डिफेंस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट करता है और अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट का बड़ा हिस्सा खुद मैन्युफैक्चर करता है, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी से भी बच जाता है और अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मेंटेन करता है। न्यूक्लियर वेपन, एडवांस मिलिट्री और ग्लोबल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, ये तीन पिलर्स फ्रांस को एक मेजर पॉलिटिकल पावर बनाते हैं, लेकिन इस पावर के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। फ्रांस को अपनी सिक्योरिटी, अपने एलाइज के इंटरेस्ट और ग्लोबल स्टेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ता है। इस तरह फ्रांस एक यूनिक पोजीशन में आ जाता है, एक ऐसा देश जो यूरोप का हिस्सा है लेकिन ग्लोबल लेवल पर इंडिपेंडेंट पावर भी है। एक ऐसा नेशन जो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों का यूज करता है। लेकिन फ्रांस की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जहां इकोनॉमी, एनर्जी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का रोल आता है। अगर किसी देश को ग्लोबल पावर बनना है तो सिर्फ उसकी आर्मी का स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। आर्मी के साथ साथ उसकी इकोनॉमी और एनर्जी सिस्टम भी इक्वली पावरफुल होने चाहिए, और इसी जगह पर फ्रांस अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाता है। फ्रांस ने अपनी जियोपॉलिटिक्स को सिर्फ मिलिट्री तक लिमिटेड नहीं रखा है, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और एनर्जी इंडिपेंडेंस के थ्रू उसने अपनी पोजीशन को लॉन्ग टर्म में सिक्योर किया हुआ है। फ्रांस की इकोनॉमिक पावर का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है उसका यूरोपियन यूनियन में रोल। यूरोपियन यूनियन एक सिंगल मार्केट की तरह काम करता है, जहां गुड, सर्विसेज और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रांस इस सिस्टम का कोर मेंबर है। जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस यूरोपियन यूनियन के मेजर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। इसका मतलब है कि फ्रांस सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पूरे यूरोप के इकोनॉमिक डायरेक्शन पर भी इम्पैक्ट डालता है। ये इन्फ्लुएंस फ्रांस को एक डायरेक्ट ग्लोबल पावर बनाते हैं। और जब यूरोपियन यूनियन किसी पॉलिसी पर डिसीजन लेता है, चाहे वो ट्रेड हो, सैंक्शन हो या एनवायरमेंटल रूल्स, उसका इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर होता है। ये करता यूरोपियन यूनियन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल फ्रांस का होता है। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो जियोपॉलिटिक्स का सबसे क्रिटिकल फैक्टर है। आज के टाइम में एनर्जी डिपेंडेंस किसी भी कंट्री को वल्नरेबल बना सकता है, लेकिन फ्रांस ने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया हुआ है। फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर डिपेंडेंट कंट्रीज में से एक है। उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा हिस्सा न्यूक्लियर पावर से आता है। ये स्ट्रेटजी फ्रांस को एक ह्यूज एडवांटेज देती है। जब बाकी यूरोपियन कंट्रीज ऑयल और गैस इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, तब फ्रांस रिलेटिवली एनर्जी सिक्योर रहता है। इससे उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहती है और एक्सटर्नल शॉक्स का इम्पैक्ट कम होता है। ये एक स्मार्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन था जो फ्रांस ने डिकेड्स पहले लिया था।
एनर्जी डिपेंडेंस का मतलब सिर्फ स्टेबिलिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल फ्रीडम भी होता है। फ्रांस को अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई के लिए किसी एक कंट्री पर हैवीली डिपेंडेंट नहीं है। फ्रांस का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के साथ एक्टिवली ट्रेड करता है। अफ्रीका के साथ इसका कनेक्शन स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्टोरिकली टाइज की वजह से फ्रांस वहां इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। इसके अलावा फ्रांस के पास एक और यूनिक एडवांटेज है, उसकी ग्लोबल टेरिटरीज। फ्रांस के ओवरसीज रीजन्स दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड हैं, जिससे उसे स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एक्सेस मिलता है। इसी वजह से फ्रांस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दुनिया के सबसे बड़े जोन्स में से एक बन जाता है। मतलब फ्रांस के पास ओशियन में भी ह्यूज इकोनॉमिक रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। ये सब फैक्टर्स मिलकर फ्रांस को एक बैलेंस्ड पावर बनाते हैं, जहां मिलिट्री, इकोनॉमी और एनर्जी तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां शॉर्ट टर्म पावर के साथ साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी इंश्योर होती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का गेम कभी स्टैटिक नहीं होता। चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और फ्रांस को भी अब नए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज का सामना करना पड़ रहा है। हर पावरफुल कंट्री के साथ एक रियलिटी जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। आज फ्रांस सिर्फ एक्सटर्नल जियोपॉलिटिक्स नहीं बल्कि इंटरनल और ग्लोबल दोनों तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सबसे पहला चैलेंज उसके लिए है इंटरनल स्टेबिलिटी। फ्रांस एक डाइवर्स सोसाइटी है जहां इमिग्रेशन का रोल काफी बड़ा है। पिछले कुछ डिकेड्स में अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से आने वाले माइग्रेंट ने फ्रांस के सोशल स्ट्रक्चर को चेंज किया है। ये डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कभी-कभी ये टेंशन का रीजन भी बन जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इंटीग्रेशन इश्यूज ने कई बार प्रोटेस्ट और अनरेस्ट को यहाँ जन्म दिया है। इसके साथ ही फ्रांस को टेररिज्म का भी सामना करना पड़ता है। पास्ट में हुए कुछ मेजर अटैक्स ने ये दिखाया है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट डायरेक्ट डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इसी वजह से फ्रांस ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है, लेकिन इस प्रोसेस में उसको फ्रीडम और सर्विलांस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस की, जहां रियल जियोपॉलिटिक्स का गेम चलता है। फ्रांस का रिलेशन यूनाइटेड स्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स है। दोनों कंट्रीज नाटो के थ्रू एलाइज है, लेकिन फ्रांस हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहता है। ये ब्लाइंडली यूएस पॉलिसी फॉलो नहीं करता, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है। इसी तरह फ्रांस का रिलेशन चाइना के साथ भी बैलेंस्ड है। चाइना एक मेजर इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन साथ ही एक स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर भी है। फ्रांस को चाइना के साथ ट्रेड और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स रिस्क। रशिया के साथ फ्रांस का रिलेशन और भी सेंसिटिव है। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूरोप की सिक्योरिटी डायनामिक्स कंप्लीटली चेंज हो गई है। फ्रांस को एक तरफ यूरोपियन यूनिटी मेंटेन करनी है और दूसरी तरफ एस्केलेशन को कंट्रोल में रखना है। ये उसके लिए एक टफ डिप्लोमेटिक चैलेंज है, जहां हर डिसीजन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। यूरोप और जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस यूरोपियन यूनियन का डायरेक्शन डिसाइड करता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, माइग्रेशन रूल्स और डिफेंस स्ट्रेटजीज पर कंट्रीज के व्यू अलग होते हैं। फ्रांस को इन सबको बैलेंस करते हुए लीडरशिप मेंटेन करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि फ्यूचर में फ्रांस की पोजीशन क्या होगी। क्या वो अपनी करंट पावर को मेंटेन कर पाएगा या ग्लोबल शिफ्ट उसकी पोजीशन को चैलेंज करेंगे। आज दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, मतलब कोई एक ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि आज के समय में मल्टीपल पावर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे में फ्रांस जैसी कंट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी। अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि वो मीडिएटर और लीडर का रोल प्ले कर सकता है, और रिस्क इसीलिए क्योंकि उसके कंपटीशन भी बढ़ रहे हैं। फ्रांस का फ्यूचर लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज करता है। अगर फ्रांस ने अपनी ऑटोनॉमी और अलायंस के बीच बैलेंस मेंटेन किया तो वो फ्यूचर में भी एक मेजर ग्लोबल प्लेयर बना रहेगा। लेकिन अगर इंटरनल चैलेंजेस या एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गए तो उसकी ये पोजीशन वीक भी हो सकती है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट विनर नहीं होता, सिर्फ वो देश आगे बढ़ता है जो अडॉप्ट करता है, और फ्रांस की हिस्ट्री ये दिखाती है कि वो अडॉप्ट करना जानता है। ये कहानी सिर्फ एक कंट्री की नहीं है, ये पावर, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल की कहानी है।
और फ्रांस इस गेम में अभी भी एक की प्लेयर बना हुआ है।